नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल आदर्श विद्यालय से हूँ। मैं आज आपको हिंदी विषय में भाषा के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी दूंगा। भाषा किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने का माध्यम, उसको हम भाषा कह सकते हैं। अब भाषा शब्द बना कैसे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो भाषा शब्द है संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। जिस प्रकार हिंदी में क्रिया होती है उसी प्रकार संस्कृत में धातुएं होती है। तो भाष धातु से बना है। भाष धातु जो कि संस्कृत शब्द की है, तो इसका अगर हम हिंदी में अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है प्रकट करना। भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। अब इस प्रकट करना को हम सीधे शब्दों में लेंगे तो कहने का मतलब है अपने भावों को प्रकट करने का माध्यम। अपने भावों को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है प्रकट करना। तो व्यक्ति जब अपने भावों को प्रकट करता है और अपने भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो वो जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम। विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है, वही भाषा है। वही भाषा है। और भाषा का जो क्षेत्र होता है वो हमेशा व्यापक होता है। भाषा का जो क्षेत्र होता है वह बहुत ही बड़ा अर्थात व्यापक होता है, क्योंकि भाषा बोली नहीं है। बोली एक कम क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन भाषा के बिना हम अपने भावों का जो अभिव्यक्त करते हैं वो माध्यम एकदम बहुत बड़ा है। इसलिए भाषा का क्षेत्र वो बहुत ही व्यापक है। अब बात करते हैं भाषा को हम अपने जो भाव वो कैसे व्यक्त करेंगे। तो भावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। भावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। और ध्वनि से वर्ण। अब ध्वनि से वर्ण, तो ये जो है इसका दो प्रकार होते हैं। एक होता है लिखित। तो भाषा के प्रकार हो गए दो, पहला लिखित, दूसरा मौखिक। भाषा दो प्रकारों में आ गई, पहला है लिखित और दूसरा है मौखिक। लिखित का अर्थ होता है जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। और मौखिक जब हम अपने विचारों को बोलकर, जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, तो मैं अपने विचारों को जब बोलकर व्यक्त कर रहा हूं तो भाषा हो गई मौखिक भाषा। तो भाषा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, पहली लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। अपने भावों को लिखकर व्यक्त करना लिखित भाषा। अपने भावों को बोलकर व्यक्त करना मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, अभी जैसे मैंने लिखा तो वह लिखित भाषा कहलाती है, और अभी मैं जो बोल रहा हूं तो वो भाषा हो गई
मौखिक भाषा। तो भाषा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहली है लिखित और दूसरी है मौखिक। इसके अलावा भाषा के अन्य कोई प्रकार नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि भाषा सांकेतिक भी होती है, लेकिन संकेतों में हम किसी चीज को स्पष्ट समझ सके, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। इसलिए भाषा का दो ही रूप जो भाषा के मानक है, वो पहला मानक रूप है लिखित और दूसरा मानक रूप है मौखिक। अब हम आगे बात करते हैं कि भाषा को समझने के लिए किसी भी चीज को जानने के लिए उसके नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा को जानने के लिए उसके मूल नियम क्या है, तो उन नियमों की हम आगे अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम किसी भी भाषा को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उसको पढ़ने के लिए हमें नियम की आवश्यकता होगी, और वो नियम कहलाता है व्याकरण। और जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए लिपि का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, और हमारे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। देवनागरी लिपि में हम इसको पढ़ते हैं, तो हमारी लिपि होगी देवनागरी, और जिस नियम को हम पढ़ेंगे वो नियम हो गया हमारा व्याकरण। क्योंकि किसी भी भाषा को बिना नियम के हम नहीं पढ़ सकते। अगर नियम के पढ़ेंगे तो भाषा नहीं मानी जाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, राम खाना खाती है, ये एक उदाहरण है। अब जब हम इसको भाषा की दृष्टि से पढ़ेंगे, राम खाना खाती है, तो ये यहाँ पे जो खाती है ये गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि राम है जो पुरुषवाचक है, तो अगर कर्ता पुरुषवाचक है तो क्रिया भी पुरुषवाचक के अनुसार आएगी। तो यहाँ पे होता राम खाना खाता है, इस प्रकार से होना चाहिए था। क्योंकि हमें नियम की जानकारी नहीं है, हमें व्याकरण की जानकारी नहीं है, इसलिए हमारा ये वाक्य गलत हो गया। अर्थात हमारी ये जो भाषा थी बोलने की वो गलत हो गई। इसी कारण से भाषा को समझने के लिए व्याकरण को समझना आवश्यक हो जाता है। अब व्याकरण क्या है देखिए, अब देखिए व्याकरण किसी भी भाषा की शुद्धता जानने अर्थात भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने का जो माध्यम है वो व्याकरण कहलाता है। क्योंकि व्याकरण है वो पूर्ण रूप से नियमों के अनुसार चलता है। अगर हमारे पास नियम नहीं होगा तो हम बिना नियम के कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि हमें नियमों की जानकारी नहीं थी, इस कारण से बिना नियम के हमने राम को स्त्रीलिंग मान करके उसके अनुसार ही हमने क्रिया का प्रयोग किया। अगर राम को हम वहां पे पुल्लिंग मानते तो क्रिया भी पुल्लिंग के अनुसार होती, लेकिन हमने वहां पे आगे देखा नहीं और राम को बिना देखे हमने क्रिया का प्रयोग किया, इस कारण से ये वाक्य गलत हो गए। अब आगे बात करते हैं इसके नियम की। तो अब भाषा के बाद में बात आती है ध्वनि, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ध्वनि वह भाषा का वह छोटा से छोटा रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि से बनता है वर्ण, और वर्ण से बनती है जो वर्ण का सामूहिक होता है उसे बोलते हैं वर्णमाला। इसके
टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसमें आते हैं आपके वर्ण जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए क, ग, अ, ई, उ आदि। ये जो वर्ण है इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनके मेल से हम वर्णों को पूरा कर सकते हैं। वर्णों को पूरा करने के बाद में हम शब्द बना सकते हैं। शब्दों को बनाने के बाद में हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। अब ध्वनि के बाद में जब बात आती है वर्ण की, तो वर्णों का हम अगर आगे देखते हैं तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। इस प्रकार से ये बात होगी वर्णों की। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर में और व्यंजन में। ये हो गए वर्ण। उसके बाद में नियम की बात करते हैं। तो नियम, दूसरे नियम में हम शब्दों का अध्ययन करते हैं। शब्द जिसे वर्णों से बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। तो व्याकरण का पहला नियम हो गया वर्ण, दूसरा नियम हो गया शब्द। वर्णों के मेल को, सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक वह है जिसमें हमें उस शब्द के अर्थ का पता चलता है। निरर्थक वह शब्द है जिसमें उसके अर्थ का पता नहीं चलता। तीसरा नियम है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य को पढ़ने के लिए हमें वाक्य, जो व्याकरण का तीसरा नियम है, सार्थक शब्दों के मेल को, सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से जब हम भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो भाषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण को जानने के लिए हमें ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम वर्ण बोलते हैं। वर्णों को जानने के लिए स्वर, व्यंजन, इन दो वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नियम नंबर 2 में हम जाते हैं तो हमें शब्द की आवश्यकता पड़ती है। और जब शब्द हमारा एकदम आसानी से पूरा हो जाए तब हमें तीसरे नियम वाक्य में जाने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार आज हमारी ये कक्षा का पहला दिन है। मैं आपको अगले वीडियो में वर्णों के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। धन्यवाद।